नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 दिसंबर सन 2024 सप्तमी तिथि रविवार सुबह 9:45 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज यानी 8 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी व्रत भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में इन परिवारों की हुई मौज, फैमिली आईडी में आया ये नया अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में अब होमगार्ड जवानों की बदलेगी वर्दी, पहननी होगी ये ड्रेस। हरियाणा के इस शहर में लगेंगे 5 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी 5% छूट। शंभू बॉर्डर पर हुआ हंगामा, दिल्ली के लिए निकले किसान वापस लौटे। अब जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे करेगा कूच। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल करने का मिलेगा मौका। देश भर में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव, बताएंगे नया नियम। चरखे दादरी में फोगाट खाप किसानों के समर्थन में उतरी। शंभू बॉर्डर पर ज्यादती की आलोचना, खापों को एकत्रित करने की दी चेतावनी। चंडीगढ़ के स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल हुआ जारी, लकी ड्रा से तय होंगे दाखिले। और IBPS एसओ मेंस एडमिट कार्ड जारी, 14 दिसंबर को परीक्षा। 11 बैंकों में 896 पदों पर होने जा रही है भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। नवंबर का महीना बीत जाने के बाद दिसंबर की शुरुआत हुए भी 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं हो पा रही है जितनी आमतौर पर इन दिनों महसूस की जाती रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कंपकपाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा हालातों में भी प्रदेश में निरंतर तापमान में लगातार कमी का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 1 डिजिट में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 8 दिसंबर 2024 से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस कारण प्रदेश के 16 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में बरसात की संभावना बनी हुई है। चक्रवातीय सर्कुलेशन पंजाब के मध्य हिस्सों पर बनने से दिल्ली NCR सहित हरियाणा में बरसात और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते अगले सप्ताह से प्रदेश में शीतलहर चलने के आसार है, जिससे कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे लोगों को कोहरे और वायु प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद द्वारा रजिस्ट्रार और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वहीं तकनीकी सहायक के लिए आवेदक BE, BTech, B फार्मा या MSc धारक होनी चाहिए। SC, ST और PWD के लिए कोई फीस तय नहीं की गई है, यानी फ्री रहेंगे। साथ ही अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस तय की गई है। अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। न्यूनतम आयु का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जाकर अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है, जिससे कि आम आदमी को काफी फायदा पहुंचेगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि अब बेरोजगार युवाओं और गृहिणियों के लिए परिवार पहचान पत्र में एक नया विकल्प जोड़ा गया है। जो लोग सक्षम युवा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने परिवार आईडी में यह बदलाव करना होगा। इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। अन्य जानकारी के अनुसार बता दें कि अब परिवार पहचान पत्र से कई सरकारी सेवाओं को जोड़ दिया गया है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और आय प्रमाण पत्र। इन सेवाओं के साथ फैमिली आईडी को जोड़ने से परिवार की जानकारी अपने आप अपडेट हो जाएगी, जिससे कि सेवाओं का लाभ उठाना और भी आसान हो पाएगा। परिवार पहचान पत्र को कई सरकारी सेवाओं से जोड़ा गया है, जैसे कि पेंशन योजनाएं यानी बुढ़ापा, विधवा और विकलांग पेंशन, साथ ही राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पात्र व्यक्तियों को इन सेवाओं का लाभ अपने आप मिले। योजनाओं को लाभ उठाने के लिए फैमिली आईडी को अपडेट करना अनिवार्य है। गृहिणियों एवं महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाओं को भी इस परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी लाभ सीधे मिल पाए। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सूबे की नायब सैनी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 650 नई बसें खरीदने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रोडवेज बेड़े में 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 150 AC बसें और 500 गैर AC बसें होंगी। इन बसों की खरीद पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमानित लागत राशि खर्च होने वाली है।
साथ ही हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी ने 1329 करोड़ रुपए के सामान के अनुबंध और खरीदी को भी मंजूरी दी है। विभिन्न बोली लगाने वालों के साथ बातचीत के बाद सरकार को 38 करोड़ रुपए की महाबचत भी हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री और समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। महेंद्रगढ़ शहर में वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा संरचनाओं के विस्तार और नवीनीकरण को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिस पर तकरीबन 15.80 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने वाली है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर कई महीनों से आंदोलनरत किसानों ने दिल्ली कूच के लिए नई रणनीति तैयार की है। शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को भी इन किसानों ने शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली जाने के लिए कूच किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अब किसान 8 दिसंबर यानी आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंबाला के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों के इरादों को नाकाम कर दिया। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और आंखों में जलन के लिए पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। इस पर कसमकस में कई किसान घायल हुए, जिसके बाद किसान नेताओं को दिल्ली कूच के फैसले को स्थगित करते हुए पीछे हटना पड़ा। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार को 7 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने से कुछ किसान घायल हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली कूच को स्थगित करना पड़ा। पंधेर ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने उनसे पूछा कि आप किस तरह की बातचीत चाहते हैं, तो हमने बताया कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार का मंत्री और खासतौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हमसे बातचीत करें, वरना हम 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 616 करोड़ रुपए की लागत से होडल नूह पटौदी मार्ग को 4 लेन बनाए जाने को लेकर हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। 71 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से नूह, पलवल और गुरुग्राम जिले को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। नूह से पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से मेवात क्षेत्रवासियों द्वारा यह मांग लगातार की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस परियोजना के फलीभूत हो जाने के बाद मेवात क्षेत्र विशेष तौर पर नूह विधानसभा और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। साथ ही लोगों के लिए रोजगार के नए साधन पैदा होंगे। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस रोड और बड़कली होडल रोड पर उतार चढ़ाव के लिए नियमित कट देने और नूह से नौगांव बॉर्डर तक मार्ग को 4 लेन करवाए जाने की अपील की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, नूह और राजस्थान हाईवे और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ इस मार्ग की सीधी कनेक्टिविटी है। इस मार्ग के बन जाने के बाद लोगों को आने जाने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने अब सीईटी पास युवाओं के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत 4 गुना युवाओं को मौका मिलता था, लेकिन अब 10 गुना युवाओं को मौका मिलेगा। इस नए नियम से सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता भी बढ़ पाएगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में मौका देना है। सीईटी के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर चयन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया जाएगा। यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार का बड़ा और अहम कदम है। जिन अभ्यर्थियों ने सीईटी पास कर लिया है, उन अभ्यर्थियों को नए नियम के तहत ज्यादा मौके मिल पाएंगे। इस बदलाव का फायदा उन युवाओं को भी मिलेगा जो अब तक कम अवसरों की वजह से पीछे रह जाते थे। सैनी सरकार ने ग्रुप सी भर्तियों के लिए 9000 पद भरने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये अहम कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के होमगार्ड जवान जल्दी ही अब नई वर्दी में नजर आने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ अब वह भी नीली पैंट और सफेद शर्ट में दिखाई देंगे। गौरतलब है कि पंचकुला में आयोजित 62वें स्थापना दिवस परेड मार्च के दौरान एडीजीपी CS राव ने ऐलान करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को सफेद कमीज और नीली पैंट पहननी होगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही सरकार से वॉलंटियर्स की भर्ती की अनुमति भी ली जाएगी और नई भर्तियों का इंतजार करने वालों के लिए मुहिम चलाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीजी होमगार्ड अधिकारियों के साथ विभाग को सशक्त करने और विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के गार्ड के स्थान पर इन्हें नौकरी पर रखे जाने के विषय में अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर चुके हैं। सरकार की तरफ से भी इस विषय में सहमति प्रदान की जा चुकी है। अक्सर देखने को मिलता था कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ होमगार्ड के जवान खाकी वर्दी में ड्यूटी देते हुए नजर आते थे, जिससे कि कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब स्थापना दिवस पर होमगार्ड जवानों की नई ड्रेस के बारे में घोषणा कर दी गई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम घरेलू और गैर घरेलू क्षेत्रों में स्थापित अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बदलने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इसके लिए जल्द ही 5 लाख अतिरिक्त प्रीपेड स्मार्ट मीटर की खरीद की जाएगी। इन मीटर पर बिजली बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 5% की छूट का लाभ भी मिलेगा। विद्युत आपूर्ति विभाग के सूत्रों ने बताया कि पिछले साल सर्किल में 1,33,805 मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अधिकारी उपलब्ध मीटरों में से 52.5% मीटर लगाने में ही सफल रहे। पहले बैच की स्थापना की समय सीमा आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 1 लाख मीटर बदलने का प्रस्ताव रखा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए आने वाले बिल पर 5% की छूट का लाभ भी देने का ऐलान किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी डिस्कनेक्शन से बचने के लिए उपभोक्ताओं को अपने अकाउंट को रिचार्ज करवाना होगा। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इससे मौजूदा बिलिंग प्रक्रिया के खर्च में कमी आएगी। जीपीएस से लैस स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, गलत रीडिंग और बढ़े हुए बिल की शिकायतों को खत्म करने की समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। मीटर यानी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही तरह के किसी भी स्मार्ट मीटर को किसी भी समय रिचार्ज किया जा सकता है। पंजाब एंड हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के स्कूलों में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने शहर के 76 प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में एंट्री लेवल यानी कि नर्सरी और यूकेजी एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। शहर के 4 प्रमुख कॉन्वेंट स्कूलों ने एडमिशन का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया था। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही तय शेड्यूल का पालन करने को भी कहा है। शिक्षा विभाग की लकी ड्रा और अन्य प्रक्रियाओं पर पैनी नजर बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत के समाधान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं प्रत्येक स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपए निर्धारित की गई है। स्कूलों ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी है, जिससे कि अभिभावकों को दस्तावेज तैयार करने में सहूलियत हो सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर उक्त स्कूल के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के वंचित जिलों में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री लाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित किया गया, ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश भर में 82,000 से ज्यादा बच्चों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फिलहाल 1256 कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 3 विदेशों यानी कि मास्को, काठमांडू और तेहरान में शामिल हैं। वर्तमान में 13,56,000 स्टूडेंट्स इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण प्राप्त कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO के मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आप अपने लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 14 दिसंबर 2024 को मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में पास हुए कैंडिडेट्स मेंस में शामिल होंगे। SO के प्री एग्जाम का रिजल्ट 10 दिसंबर 2024 तक डाउनलोड किया जा सकता है। ये एग्जाम 9 नवंबर को हुआ था। IBPS इस भर्ती के जरिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 896 वैकेंसीज भरने जा रहा है और 11 बैंक इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। IBPS SO कट ऑफ IBPS तय करता है और ये जनरल, OBC, SC, ST और PWD जैसी कैटेगरी से अलग होता है। कट ऑफ नंबर्स, एग्जाम लेवल और कैंडिडेट्स के रिजल्ट से प्रभावित होता है। IBPS स्पेशल ऑफिसर SO के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन 2 लेवल पर होता है। इसमें एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि GST से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। जनता की जरूरत की चीजों पर GST बढ़ाने की योजना है। पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है, जबकि आम लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरबपतियों के कर्ज को माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। अभी शादियों का सीजन चल रहा है। लोग कब से पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे, लेकिन सरकार 1500 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर GST 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। यह घोर अन्याय है। इससे पहले 1 दिसंबर को भी राहुल गांधी ने GDP ग्रोथ को लेकर केंद्र को घेरा था। उन्होंने कहा था कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे यानी 5.4% पर आ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा है। वहीं बेरोजगारी पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में GST लागू किया था।
बजाज ऑटो ने अपनी सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 की कीमत में 10,000 रुपए की कटौती की है। बाइक का बेस ड्रम वेरिएंट 5 और मिड स्पेक ड्रम एलईडी वेरिएंट 10,000 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत अभी भी 1,10,000 रुपए ही रखी गई है। कीमत में कटौती के बाद इसकी कीमत 89,997 रुपए से 1,10,000 रुपए जो कि एक्स शोरूम के बीच है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक की कीमत में लॉन्च के 6 महीने के अंदर ही ये कटौती का ऐलान किया है। कंपनी बजाज फ्रीडम 125 को भारतीय बाजार में इसी साल 5 जुलाई को लॉन्च किया था। बाइक को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी कि 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 किलो का सीएनजी टैंक मिलता है। दोनों को एक बार फुल कराने से 330 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। राइडर एक बटन से सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी पर स्विच कर सकता है। बाइक के 11 से ज्यादा सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। 10 टन लोडेड ट्रक के नीचे आने पर भी टैंक लीक नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि सीएनजी 2 व्हीलर चलाने का खर्च तकरीबन अब 1 रुपए प्रति किलोमीटर आएगा। पूरी तरह से गैस से भरने पर सीएनजी टैंक का वजन 18 किलो होता है। कंपनी का दावा है कि सीएनजी पर 100 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और पेट्रोल का उपयोग करते समय 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकता है। सीएनजी और पेट्रोल भरने के लिए एक कॉमन फ्यूल टैंक कैप कवर दिया गया है। फ्रीडम 125 बाइक में 2 किलो का सीएनजी टैंक सीट के नीचे प्लेस किया गया है। फ्रीडम 125 बाइक में 2 किलो का सीएनजी टैंक सीट के नीचे प्लेस किया गया है। वहीं सीएनजी बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रिवर्स एलईडी कंट्रोल भी दिया गया है। ये मिस्र, तंजानिया, कोलंबिया, पेरू, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी एक्सपोर्ट होगी। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 29 नवंबर को सोना 76,740 रुपए पर था, जो कि अब 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 553 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत में बढ़त रही है। ये पिछले शनिवार को 89,383 रुपए पर थी, जो कि अब 90,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1,437 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।